डॉक्टर मोहित साहब ये बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि पहले कभी नहीं हुआ, इन लोगों की शहरियत के हवाले से, इन लोगों के असासों के हवाले से आवाम को आगाह किया जाना चाहिए। कैबिनेट में भी इस हवाले से बात हुई। अब ये जो चीज़ें और ख़ुसूसी तौर पे दोहरी शहरियत के हवाले से जो सामने आई हैं और जो मुस्तकिल रिहायशी भी दो मेंबरान जो हैं, ये क्या करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पर इतना ही सोच रहे थे कि तफसीलात सामने आ जाएं, या फिर इन लोगों को अब काबीना से हटाने के लिए कोई इक़दाम उठाना चाहिए वज़ीर आज़म को? सादिया, थैंक यू सो मच। सादिया, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे होते हैं कि इनको काबीना से हटाने के लिए ये किया है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो असम्पशन मुझे लग रहा है कि शायद इस वक्त है कि प्राइम मिनिस्टर को या सिविल ब्यूरोक्रेसी को जिन्होंने इनके लेटर्स ऑफ नोटिफिकेशंस इशू किए हैं स्पेशल असिस्टेंट होने के, उनको शायद नहीं पता होगा कि लोगों के पास एक डुअल नेशनैलिटी भी है और उनके पास एक स्पेशल या उनके पास रेजिडेंट स्टेटस है। ऑफ कोर्स पता होगा, बिकॉज इसी वजह से बहुत से लोगों को मिनिस्टर्स नहीं बनाया जा सकता, उन्हें SAPM बनाया जाता है, उन्हें एडवाइजर दिया जाता है, बिकॉज उनके पास नेशनैलिटी का मसला है। तो मेरा ख्याल है कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पाकिस्तान के, उसमें एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट जो हैं, जिनका फुल स्टेटस नहीं होता मिनिस्टर्स का, और वो हर दफा एक परमिशन के जरिए कैबिनेट मीटिंग में शामिल होते हैं, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल हैं, तो वो जो हैं वो डुअल नेशनल हो सकते हैं और उनके पास रेजिडेंट स्टेटस हो सकता है। इस केस में 4 लोग जो हैं वो डुअल नेशनल हैं और बाकी लोगों के पास रेजिडेंट स्टेटस है। ऑन द फेस ऑफ इट तो इसमें कोई खराबी नहीं है, चूंकि हम एक्सपर्ट्स को हर वक्त एंडेयर भी करना चाहते हैं। हमारे तो 19-20 बिलियन डॉलर बाहर से आते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्शन हो सकती है वो ये हो सकती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाती तौर पर टेलीविजन पे या ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने टेलीविजन कैमरास में, जैसे कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने ये कहा था कि कोई एडवाइजर, कोई SAPM होना ही नहीं चाहिए, डुअल नेशनल या रेजिडेंट स्टेटस उसका नहीं होना चाहिए, फिर सवाल उठता है फिर ये कि हफीज शेख साहब के पास कौन सा स्टेटस होगा? वो डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो इतने अरसे से बाहर हैं, क्या वो वीजा पे काम करते रहे हैं वहां पे, या उनके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंट स्टेटस होगा? बहुत से और लोगों के पास भी होगा। मेरे पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, मैं डुअल सिटीजन हूं, इसका क्या मतलब है पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता? तो ये एक लाइन इनको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहां पर इसे कहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की ये पोजीशन थी, मेरी तो कभी भी ये पोजीशन नहीं थी, ये किसी और की नहीं थी, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये पोजीशन थी कि डुअल नेशनल को स्पेशल असिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसे एडवाइजर नहीं होना चाहिए, फिर जाहिर है कि एक ऑब्जेक्शनल किस्म की बात उठती है। और मरियम औरंगजेब ने गालिबन इसके हवाले से ट्वीट भी किया है और उनकी बात में वजन है। जहां तक एसेट्स का ताल्लुक है, मैंने एसेट्स की डिटेल देखी है, वहां तो मुझे किसी की भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी एसेट डिटेल्स नजर नहीं आई जिसपे हम ये कह सकें कि पैसे कहां से आ गए। ठीक है। अच्छा सईद काजी साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, ये ऑब्वियसली अपनी जगह पर दुरुस्त है। आइन भी बार नहीं करता डुअल नेशनल्स को SAPMs बनने से, बट उसी दौरान अगर ये देखा जाए कि वही मेंबरान पार्लियामान के नहीं बन सकते हैं, तो काबीना के अंदर बैठना, जहां बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, जहां मुल्क और कौम के फैसले हो रहे हैं, वहां पे वो लोग जा सकते हैं क्या? उसके लिए भी फिर कानून तब्दील कर देना चाहिए कि या तो फिर उनको पार्लियामान में भी बैठने की इजाज़त दी जाए, या फिर उनको काबीना में बैठने की भी इजाज़त ना हो? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए सादिया साहिबा, बात यह है कि इसमें जो भी कानून बनाना है बना लें, पार्लियामान इनके पास है। मगर सवाल एक और उठता है, क्या मेरे मुल्क के मसाइल इसलिए हैं कि कुछ लोगों के पास अमेरिका का पासपोर्ट है? जिस तरीके से देखे ना, यहां नॉन इश्यूज को हम कैसे प्रमोट, देर आर प्रॉब्लम्स, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन क्या पंजाब के प्रॉब्लम बुजदार साहब की वजह से हैं? वो उनके रहने से आ गए हैं, उनके जाने से खत्म हो जाएंगे? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मसला यह है कि अब मैं देखे, एक वर्कर की बात है, मैंने मुल्क के बाहर एक वर्कर के तौर पर काम किया, मेरे भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने भी किया, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो एक और है। वो सवाल यह है कि जो लोग हुक्मरान हैं, आखिर उन्हें इस मुल्क के बैंकिंग सिस्टम पर और इसकी प्रॉपर्टीज पर एतमाद क्यों नहीं है? जिस मुल्क को वो मिसमैनेज करते हैं और जिसको मुबैना तौर पर खुद उनके कोलीग्स बताते हैं कि वो बहुत बुरी तरह प्लंडर करते हैं, वो जाके पैसे बाहर क्यों रखते हैं? सवाल यह है कि आज का इशू क्या है? आज का इशू वो है जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की ट्वीट आई है, जरा खोल के कहिएगा, किसी रिसर्चर को आपको भेजे। उसने कहा है कि कोविड-19 ने इस झूठ का वाशगाफ तौर पर आश्कार कर दिया है कि मौजूदा निजाम में आप जो है वो हेल्थ केयर दे सकते हो लोगों को। सबक क्या सीखने वाला है? सबक यह सीखने वाला है कि खान साहब जो हेल्थ फैसिलिटीज बच गई हैं इनकी दस्ते बुरद से, वो अवाम के लिए रहने दें।
उसने मार्केट इकोनॉमी का नाम लेके कहा है यूनाइटेड, ये मेरे पास है, मैं आपको भेज सकता हूं। तो बात क्या है, असल क्वेश्चन क्या है? असल क्वेश्चन बुजदार है, असल क्वेश्चन मोहित पीरजादा साहब का पासपोर्ट है। अरे भाई, हमें कब तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखोगे? ये क्या है? मेरे इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि हजूर, जो आप गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, क्या आपका वही पानी है जो मैं पीता हूं? क्या इस जमहूरियत में मैं बच्चे को जब दाखिल करवाने जाता हूं तो स्कूल में जमहूरियत मेरा इंतजार कर रही होती है या जर की डिक्टेटरशिप कर रही होती? सवाल ये पूछने वाले हैं। मेरे राइट्स आइन के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुझे मेरे राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? रोज एक नया शोषण। जी 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 सही, आप कह रहे हैं कि रोज शोषा है और डाइवर्ट करने के लिए भी ये चीज़ें, ये टैक्टिक्स हमें नज़र आती हैं। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, ये वज़ीर आज़म साहब खुद अगर ये बात करते हैं, कल जिस तरीके से उन्होंने कहा, लाहौर में मौजूद थे, कि सिस्टम ऐसा है हमारा कि अगर पैसे हों तो सारे काम हो जाते हैं और हमारा सिस्टम जो है वही रुकावट बना हुआ है। तो सवाल ये है कि 2 सालों के अंदर, क्या, मैं ये नहीं कह रही कि वज़ीर आज़म जो हैं वो 72 सालों का जो सिस्टम चलता आ रहा है उसको तब्दील कर देंगे, बट क्या वो डायरेक्शन सेट कर ली? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तो बहुत अच्छे तरीके से पता था हुकूमत में आने से पहले कि निज़ाम जो है वो किसने यरगमाल बनाया हुआ है, किन लोगों के हाथों हाईजैक हुआ है और इसको कैसे दुरुस्त करना है। वो रुकावट दूर करने में वज़ीर आज़म साहब ने आखिर कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक लिए? देखिए सादिया, चूंकि इतनी मुख्तलिफ किस्म की आराय पाई जाती हैं और इस वक्त सईद काजी साहब भी हमारे साथ हैं, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं हम तीनों कि हम एक रैशनल किस्म की डिस्कोर्स की बात करें, रवायती सियासत की बात ना करें, बिकॉज हम सारे एनालिस्ट हैं, आप भी एनालिस्ट हैं, सईद काजी साहब भी एनालिस्ट हैं, मैं भी एक एनालिस्ट पोजीशन में हूँ इस वक्त। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की जो सबसे बड़ी नाकामी कही जा सकती है या उस पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि जो इकनॉमिक क्राइसिस उन्होंने इनहेरिट किया था उसको वो तेज़ी से उस पर काबू वो नहीं पा रहे हैं। 2 साल जो हैं वो हो चुके हैं और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या अगले 12 महीने में इकोनॉमिक जो डाउन टर्न है वो बेहतर हो सकेगा, क्या एक्सपोर्ट्स में कोई बहुत वाज़े इजाफा हो सकेगा, क्या पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बढ़ सकेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकेगी। हैविंग सेड दिस, नज़र ये ज़रूर आता है कि ये हुकूमत बहुत सी जगहों पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। ये पहली हुकूमत है जिसने आसान किस्तों के ऊपर एक मॉर्गेज का, जो एक बहुत बड़ी कमी थी यहाँ पर, कि हाउसिंग सेक्टर में एक आम आदमी को घर बनाने के लिए 5 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का, उसको यहाँ मॉर्गेज फैसिलिटी नहीं है, जो अब 5% to 7% पे देने का एक तरीका जो है वो निकाला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है जिसमें इस तरह की बहुत सी जगहों पर ये एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर जरूर रहे हैं। उसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, मेरा ख्याल है इसको हमें वक्त देना पड़ेगा कि उसके रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते। जैसे मैंने कहा, इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है और जो सबसे बड़ी गलती गालिबन इनकी ये है कि जब ये आए तो अगस्त 2018 में इनको सीधे IMF के पास जाके ब्रेक लगानी चाहिए थी, उनसे शराइत तय करनी चाहिए थी, लेकिन फॉर सम रीजंस इनके उस वक्त भी इनका रेटरिक इस किस्म का था, इमरान खान साहब का, शायद असद उमर साहब का भी, शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी ख्याल था कि हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग कभी सऊदी अरब और कभी UAE और कभी कतर और कभी चीन के पास जाते रहे। हमें IMF के पास जाना चाहिए था ताकि हम रुपए और डॉलर के दरमियान एक मुनासिब पैरिटी कहीं 130 135 के ऊपर एस्टैब्लिश कर बैठते और ये 165 और 170 वाला जो इस वक्त हमारे साथ सीन है वो ना हमारे साथ होता, जिससे बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लोगों को और मईशत को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी कोई गवर्नमेंट इतनी सीरियसली देखी इस्लामाबाद में काम करने के हवाले से, हमने नहीं देखा 15 साल में कि कोई प्राइम मिनिस्टर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरह काम करता हो, 6 दिन काम करता हो। कभी हमने नहीं देखा कि कोई मिनिस्टर्स जो हैं उन पे इतना ज्यादा डिसिप्लिन का प्रेशर हो। तो चीजें ये करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, रिजल्ट्स वाकई हमारे सामने उस तरह से विजिबल नहीं है, वो हमें वेट करना हो रही है। वो जो रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक सम। सईद काजी साहब, ये जो अभी डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने बात की ब्रेक पे जाने से पहले कि सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए मईशत के हवाले से था और उस पर बाकायदा तौर पर अगर फौरन हुकूमत में आते ही ये फैसला कर लेते कि IMF के पास चले जाते तो शायद चीज़ें कुछ बेहतर होती। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा डिले आया, अभी भी वो चीज़ें संभल नहीं रही हैं। लेकिन जो आवाम को डायरेक्टली इफ़ेक्ट इस वक्त करती हैं चीज़ें, बिजली के हवाले से लोड शेडिंग का एतराफ़ खुद कर लिया उनकी वजारत ने, तवानाई की वजारत ने जो जवाब जमा कराया कि जी 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आटे की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई। अद्वियात जो हैं जिनमें लाइफ सेविंग ड्रग्स शामिल हैं उनकी कीमतें जो हैं वो अब बढ़ाई जा रही हैं। तो इन चीज़ों का जो कि डायरेक्ट आवाम पे असरअंदाज हो रही हैं चीज़ें,
कौन जिम्मेदार है? ये तो वो चीज़ें जो वज़ीर आज़म साहब खुद PTI उनके मंशूर के अंदर था, जिनको खुद वो कंट्रोल करने की बात करते थे। देखें, ये सिर्फ PTI के मंशूर के अंदर नहीं था, ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये था। प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो इकोनॉमिक मॉडल इन प्लेस है, इट इज डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद योर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आपकी प्रोविजन आपने दे रखी हैं।